हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको लेकर काफ़ी डाउट आता है बच्चों को, और इस डाउट को क्लियर करते हैं और जानते हैं क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट। साथ ही साथ इसको हम पहली क्रांति भी बोलते हैं अपने आज़ादी की। तो इसको हम डिटेल में, इसका क्या बैकग्राउंड था और क्या आगे हुआ, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक लेक्चर में कंप्लीट होता है तो इसको एक लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, और अगर ये टाइम टेकन होगा तो 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा बच्चों। तो तब तक के लिए आप सभी लोग धैर्य बनाकर बने रहें और पूरे वीडियो को वॉच करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है टॉपिक? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है बच्चे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 टू 1919। हम जानेंगे 1885 से लेकर के 1919 के बीच में क्या अपना इतिहास था, और इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में भी जानते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक गोल्डन पीरियड था जिसको हम जिसे हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, इंट्रोडक्शन है आपका, जानेंगे क्या है इसमें। द रिवोल्ट ऑफ द 1857 वाज द फर्स्ट एवर लार्ज स्केल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, दो इट वाज नॉट organized and planned ahead. It did manage to gather momentum in part of the North India. अच्छा, क्या था ये 1857 का जो रिवोल्ट था, वो कौन सा रिवोल्ट था, क्या था इसका? अब आपको मैं एक छोटा सा नॉलेज पे थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। वो है कि जो 1857 का रिवोल्ट था बच्चे, ये बोल सकते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला आंदोलन था। यहीं से मुहिम छेड़ी गई, ठीक है। और बताया क्या जा रहा है इसके, और ये किस चीज़ के अगेंस्ट था, तो हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। ब्रिटिश रूल जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज लेकर आया था, उन सब के अगेंस्ट था। लेकिन ये कोई प्री प्लान्ड एक्शन नहीं था। इसके बारे में हम जानेंगे था क्या। बताइए, हिस्टोरियन वाज कैटेगराइज इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। जो इतिहासकार हैं हमारे, जो हिस्टोरियंस हैं, वो इसको क्या नाम देते हैं बच्चे? वो इसको पहला स्वतंत्रता युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम का पहला मुहिम बताते हैं। तो इसमें और क्या बताया उन्होंने? बताया जा रहा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू क्रिएट अ कॉमन कॉज फॉर द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट टू द कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन अनएनिमसली अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। ध्यान दीजिएगा, इसमें लोगों का क्या मेन लक्ष्य क्या था, वो क्या टारगेट किए हुए थे। तो मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश पॉलिसीज को ये लोग टारगेट किए हुए थे। साथ ही साथ क्या किए हुए थे, ये चाहते थे, जो हमारे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे सब में एक कॉमन कल्चर आना चाहिए, सब लोग यूनाइट होकर इनका विरोध करें, है ना। तो ये चीजें थी। और क्या था? इट पेव्ड द वे ऑफ द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। पीपल स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड देयर स्पेसिफिक रीजन एंड थॉट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट एज अ सिंगल नेशन। और ध्यान दीजिएगा, यहां से इन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया, सब लोग यूनाइट होकर के इस रूल का, ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध करें। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर? इन्होंने एक नया विचारधारा लेकर आया। वो क्या था? वो नेशनलिज्म की विचारधारा थी, नेशनलिज्म आइडेंटिटी थी, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी थी। इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और हम पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे, सर नेशनलिज्म किसे कहते हैं? तो नेशनलिज्म वो वर्ड है जिसमें हम राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीय भूगर्भ को, राष्ट्रीय भूभाग को, साथ ही साथ राष्ट्रीय कल्चर, मतलब जो भी नेशनल कल्चर होगा, नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल करेंसी है, नेशनल, मतलब जिन भी चीज़ को आइडेंटिटी के रूप में जानते हैं हम लोग, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक अलग से, मतलब बोल सकते हैं एक इंडिविजुअली सब लोग उस पर केंद्रित हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो करके उस पर एक्शन ले। तो उस प्रकार की विचारधारा को हम बोल सकते हैं नेशनलिज्म की विचारधारा या आइडियोलॉजी। और इस पर हम आगे डिटेल में आपको समझाते हैं। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे क्या है आपका? आगे आपका है बच्चे कुछ, वो ये है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। देखिए, इसमें डिटेल में आपको दिया भी गया है और हम आपको समझाएंगे भी ये वर्ड होता क्या है नेशनलिज्म को। तो बताए, नेशनलिज्म इज द थॉट दैट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रांग identification of a group of individuals
विथ जियोग्राफिकल एरियाज एज देयर स्टेट। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर हम बात करें, चलिए हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में रहकर क्या हम कोई ऐसा मुहिम छेड़े कि पूरे भारत के लोग उसमें शामिल हो जाए? तो आप ध्यान दीजिए, हमारे पास तो पहले से अडॉप्टेड एक आइडियोलॉजी है, वो क्या है बच्चे? नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी। ठीक है, तो हम इस वर्ड को, उस समय तो ऐसा कोई आइडियोलॉजी था नहीं, तो उस समय लोगों ने इस आइडियोलॉजी को एक साथ इस तरीके से संदर्भित किया, वो कि चाहे वो साउदर्न स्टेट की हम बात कर ले, ईस्टर्न स्टेट की बात कर ले, नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट की बात कर ले, इन सारे स्टेट को एक साथ ले जाने के लिए, एक साथ कंबाइन होने के लिए, और इन सबका एक कॉमन एनिमी दिखाया गया। वो क्या था बच्चे? ब्रिटिश था, और उसको दिखा करके इन्होंने एक नए आइडियोलॉजी को जन्म दिया, वो था नेशनलिज्म। और ये पूरे जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो अपना इंडिया का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ओके, उन सबको एक साथ कंबाइन करने का काम किया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे भी हम कुछ जानेंगे है क्या। इट ऑल्सो मेक्स द पीपल्स ऑफ द सेम एरिया शेयर अ फीलिंग ऑफ द टुगेदरनेस। सब एक साथ मिलकर रहे, एक साथ मिलकर इनका विरोध करने का प्रयास करें। साथ ही साथ दिस फीलिंग नहीं है बेटा, फीलिंग होगा यहां पर, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। दिस फीलिंग्स of togetherness owes its origin to sharing of a tower of common culture, language, tradition and a new common historical past। इनका जो भी हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर रहा है ब्रिटिशर्स का, जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उन सारी चीज़ों को एक कॉमन तरीके से सबके सामने रखकर ये बताया गया कि ये आपका कॉमन एनिमी है, और इसी के अगेंस्ट में हम लोगों को क्या करना है? मूवमेंट, अपना मतलब रिवोल्ट छेड़ना है। तो इस प्रकार की आइडेंटिटी वो लेकर आए। आगे क्या था? द ब्रिटिश रूल प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ब्रिंगिंग अबाउट दिस फील्ड। ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं ये चीज, भाई अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो क्या नेशनलिज्म की जो भावना थी, ये जो विचारधारा थी हमारे यहाँ, क्या वो एक साथ सब लोग यूनाइट हो पाते? क्या उनकी जो आइडेंटिटी थी एक साथ दिख पाती? नहीं दिख पाती। तो उन सारी चीज़ों में भाई बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स अगर हमारे एनिमी के रूप में वहाँ वो अपना क्रूशियल रोल इसलिए अदा करते हैं क्योंकि अगर उनका जो बिहेव था हम लोगों को लेकर के, या हम बात करें उनकी जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, ये सारी चीज़ें ही एक बोल सकते हैं एक मार्ग प्रोसेस की थी हमारे यहाँ इस विचारधारा को जन्म देने में। साथ ही साथ हम बात करेंगे सर, इट कुड हैव बीन एन अकाउंट ऑफ द रिएक्शन टू द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, इट यूनाइट्स देम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द कॉमन कॉज। नेक्स्ट वन अगर हम बात करने की कोशिश करें तो क्या है बच्चे, हम जानेंगे उसको भी, वो ये है, अच्छा क्या क्या फैक्टर्स थे इसको भी जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। फैक्टर्स लीडिंग टू राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। भैया ब्रिटिशर्स की तरफ किसका झुकाव था आप बताइए? अगर उसमें हम जमींदारों की बात करें, जमींदार भी उनसे नाखुश थे, भले ही उनका पक्ष ले रहे थे क्योंकि सबको अपनी आजीविका चलाने, लिवलीहुड चलाने के लिए भाई कुछ ना कुछ करना पड़ता था, इसलिए उनका सपोर्ट करते थे। रियलिटी इज दैट जमींदार, चाहे हम बात करें, चाहे उसमें किंग थे, जो भी राजा महाराजा लोग रहते थे, वो लोग भी इनके इस नेचर से, कुछ लोग तो मान लो अपरिचित थे। अगर हम आउट ऑफ 100 की बात करें तो 2-4 अपरिचित थे इनसे, और सब तो परिचित थे ही इनके नेचर से। तो बोल सकते हैं इनके पक्ष में किसी की सहमति नहीं थी। तो वही चीजें हैं, पहला एक फैक्टर दिया गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, ये भी दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तीसरा सोशल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, स्पीड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, रोल ऑफ द प्रेस, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशंस। ये सारी चीजें एक कॉमन फैक्टर थी हमारे यहाँ, जिसकी वजह से ये नेशनलिज्म की विचारधारा हमारे यहाँ जन्म ली। और साथ ही साथ हमको ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंस दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान भी रह पाया। ठीक है, ये फैक्टर्स हमको जरूर नोट डाउन करने चाहिए और समझने चाहिए थे क्या। ठीक है, नेक्स्ट और हम बात करेंगे आगे क्या है बच्चे, आगे बढ़ते हम लोग, आगे कुछ चीजें हमारे सामने दी गई हैं। हाँ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, ये क्या था बच्चे, जानेंगे। द ब्रिटिश रूल यूनिफाइड द पीपल, ब्रिटिश रूल यूनिफाइड द पीपल ऑफ द कंट्री अंडर ए कॉमन रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता होगा ब्रिटिश रूल क्या चाहता था, वो चाहता था कि जैसे अभी हम बात करते हैं, जब हमारे यहाँ राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी, जब भारत महाद्वीप में अगर बात करें तो जब राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी उस समय क्या था बेटा, आप बताइएगा, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जनपद में, अलग अलग महाजनपद में अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग तरीके से शासन करते थे। लेकिन ब्रिटिश आया, अगर हम बात करते हैं मुगलों की बात करते हैं तो उनकी एक टेरिटरी होती थी, मुगल्स अपनी एक टेरिटरी बनाए रखे थे,
और उसमें वो शासन कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो वो एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रखना चाहा, साथ ही साथ कॉमन ट्रेडिशन दिखाना चाहा। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन था उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं इसी बहाने। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? कॉमन लॉज एंड द कॉमन गवर्नेंस बिगिन टू यूनाइट ऑल द इंडियंस अंडर अ कॉमन बॉन्ड्स। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं बच्चे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कपल्ड विद द मिलिट्री डिफेंस एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो था बेटा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कपल्ड विद द मिलिट्री डिफेंस एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी मोटिवेटेड ब्रिटिश टू स्टेबलाइज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें वेल तरीके से हो पाए तो ब्रिटिशर्स ने इसमें अपना थोड़ा हम बोल सकते हैं कि अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बोल सकते हैं एक ऐसा व्यवस्था दिया जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं भाई, हम दूसरों की ट्रेडिशन को क्यों फॉलो करें? कर ही रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी ड्रेसिंग सेंस की बात कर लो, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से ही अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। इन सारी चीज़ों को हमें चाहिए कि चेंज होना चाहिए, वही गुरुकुल होना चाहिए, वही गुरु होने चाहिए, वही शिष्य होने चाहिए, है ना? वो तो अभी पॉसिबिलिटीज तो हर एक व्यक्ति प्रयास करेगा तभी हो पाएगा। तो चलिए बहरहाल ठीक है, इस पर हम चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। है क्या वो? नेक्स्ट वन, ब्रिटिश सेट अप द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम एंड द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ऑल ओवर द कंट्री। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन के लिए और क्या किया? मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भी वो लॉन्च किए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी लॉन्च किया हमारे यहाँ। In 1851, the first telegraph line was opened between the Calcutta to the Diamond Harbour। ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां? कलकत्ता से लेकर के डायमंड हार्बर के बीच में पहला टेलीग्राफ लाइन जो है सेटअप किया गया था। कब सेटअप किया गया था? 1851 में। बच्चे इसको दिमाग में रखिए, 1851 में पहला टेलीग्राफ लाइन ओपन किया गया था। किसके किसके बीच में? कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन, इन 1854 India's modern postal system was introduced with the uniform postage rate and the regular postal service across the country। ध्यान दीजिए, 1854 की अगर हम बात करते हैं, ऑल ओवर कंट्री में हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पोस्टल सर्विस देखने को मिल गया था। ठीक है, ये हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स ने ये डेवलपमेंट किया यहाँ पर। अच्छा, ये भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ये प्रॉफिटेबल भी था, क्योंकि दूर दराज के लोग एक दूसरे का खबर, एक दूसरे के बारे में जानकारी, जो भी न्यूज़ होता था उसको आसानी से पहुंच पाए, इसलिए इस कम्युनिकेशन व्यवस्था को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सर, मॉडर्न मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसपोर्ट इनेबल पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू मेंटेन रेगुलर कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या किया था? जो अभी मैंने बताया कि भैया दूर दराज रहने वाले व्यक्तियों को अपने घर के, परिवार के, अपने गाँव के, अपने क्षेत्र के बारे में तुरंत पूरी जानकारी डे बाई डे वो जान सकते थे इस व्यवस्था से। नेक्स्ट वन सर, दिस प्रोवाइड्स देम with a sense of unity and the facility to organize an all Indian movement। ये भी देखिएगा, ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, अभी आप समझिएगा ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ दे दी गई हैं। तो क्या आपको मूवमेंट लॉन्च करने में कोई दिक्कत होगी क्या? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। कोई भाई आप बताइए मुझे, मान लो आपके कुछ मित्र जो हैं मुंबई रह रहे हैं और बहुत ही जिगरी यार हैं आपके, हाँ, और आप चाहते हो कि कोई जो भी गवर्नमेंट रनिंग है या वाट एवर जो भी पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, उसके अगेंस्ट कोई उनकी पॉलिसी ऐसी हो जो अच्छी ना हो, उसका तुम विरोध करना चाहते हो, और तुम्हारे जो सगे लगे जो मित्र बंधु हैं वो सब कहीं दूर अवेलेबल है, तो उनको आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये आपके कम्युनिकेशन व्यवस्थाएं अभी डेवलप कर दी गई, तो आसानी से आप कोई मूवमेंट छेड़ सकते हो या रिवोल्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन हम बात करने की कोशिश करें, चलिए आगे क्या है सर। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड बिटवीन द मुंबई टू थाने इन द 1853। अब ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी डेवलप करने का कार्य हमारे, अगर हम बात करें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो ब्रिटिशर्स ने किया। और पहला जो रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन बिछाया गया, अगर हम आपको बताएं, और पहली बार ट्रेन चलाया गया भारत में, तो कब? 1853 में चलाया गया था। कहां से कहां? तो बताया जा रहा है बच्चे, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंडिया में रेलवे के फादर की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी साहब इंडिया में रेलवे के फादर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हीं के शासनकाल में हम बोले तो सर्वप्रथम हमारे भारत में रेलगाड़ी या ट्रेन ना, ये रनअप हुई थी। और साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे सर,
द लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे बिकॉज द स्ट्रांगली प्रमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे इन द इंडिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड द इकोनॉमिक पर्पज। अच्छा ध्यान दीजिए, वो अपने पर्पज के लिए यूज कर रहा था, लेकिन ध्यान दें वो चीजें आज हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्ट के मामले में अगर हम बात करें तो बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करती है हमारे यहाँ, है ना। तो भाई ठीक है जो भी किया, लेकिन उससे हम कुछ अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हैं बुराइयों को छोड़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया गया आपको बच्चे, वो ये है सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। क्या था इनके बीच में, ध्यान दीजिएगा, वो ये था सर, द सोशियो रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट्स वर द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल अवेकनिंग। ध्यान दीजिएगा, सोशियो रिलीजन रिफॉर्म जो था, रिफॉर्म मूवमेंट जो था बेटा, यह पहला हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय जागरूकता को लेकर के एक पहला कदम था। वो कैसे था सर, दिस पीरियड ऑफ द रिफॉर्म इज आल्सो नोन एज द इंडियन रिनाइजेंस। अच्छा, इस काल को क्या बोला गया, इंडियन रिनाइजेंस, द इंडियन रिनाइजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इट रिप्रेजेंटेड द अटेम्प्ट्स टू रिवाइज द ओल्ड रिलीजन इन द स्पिरिट ऑफ द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द नेशनलिज्म एंड द डेमोक्रेसी। ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी हमारे यहाँ, अगर हम बोल सकते हैं ओल्ड डिजाइन की जो व्यवस्थाएं थी, उन सारी चीजों को हटा करके एक नई व्यवस्था में लोगों को अडॉप्ट करवाना, लोगों को एक नई व्यवस्था दिखाना। वो ये था कि बच्चों, जैसे हम किसी को मान लो कि हमारे यहाँ भाई राजतंत्र की व्यवस्थाएं मान लो चल रही है, ठीक है, और हमारे यहाँ एक नई व्यवस्था ऐसी दी जाए कि बोल दिया जाए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जन्म से स्वतंत्र है, उनके पास कुछ नेचुरल राइट्स दे दिए जाए कि आप डेमोक्रेटिक लाइफ जी सकते हैं, लोकतांत्रिक लाइफ जी सकते हैं, आप अपने सरकार को चुन सकते हैं, आप अपने शासक को जैसे चाहें वैसे चुने और जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस। ओके, तो हमारे लिए वो तो बड़ा ही प्रॉफिटेबल दिखेगा, साथ ही साथ हमको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब अडॉप्ट की गई, ऐसी व्यवस्थाएं दी गई, तो बोल सकते हैं भैया वो भी हमारे लिए बड़ा ही अच्छा था। साथ ही साथ दीज रिफॉर्म्स मूवमेंट्स रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द एंशिएंट इंडिया, जनरेटेड फेथ इन द इंडियन कल्चर एंड द रिलीजन एंड ट्राई टू द स्ट्रेंथन देम बाय द रिमूविंग इविल्स। ध्यान दीजिएगा, जो भी बुराइयां थी उनमें से उनको हटा करके, बुराइयों को हटा करके एक नई व्यवस्था को संचालित करना, ये भी सोशियो और सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बच्चे, क्या है, स्पिरिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो इसको भी जानेंगे सर, मॉडर्न एजुकेशन हमारे यहाँ कैसे फैला। तो परहैप्स द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया नेशनलिज्म वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। भाई ये भी तो बोल सकते हैं, अगर नेशनलिज्म की भावना बहुत ही तेजी से, उनकी किसी एक ऐसी पॉलिसी का नाम बताइए कि जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म की भावना को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया हो। तो हम बोल सकते हैं सर, जो एजुकेशन सिस्टम उनका था वो हमारे यहाँ एक नया अवेयरनेस लेकर आया, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर था वो इक्वलिटी के बेस पर था, और इक्वलिटी बेस हमारे यहाँ आपको पता होगा पहले महिलाओं को, है ना, तो पढ़ने नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो उनकी व्यवस्थाओं, उनके व्यवस्थाओं में देखिएगा तो एजुकेशन सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए बना था हमारे व्यवस्थाओं में पुराने, है ना। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन पैटर्न आया हमारे यहाँ, वो एक नया मोड़ दिया हमारे भारतीय आंदोलन में। कैसे जानेंगे सर, वो ये कि इट ब्रॉट अबाउट द प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे को संबंधित करने का कार्य किया। साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन ब्रॉट द इंडियंस इन द टच विद द वर्क ऑफ द ग्रेट यूरोपियन थिंकर्स एंड राइटर्स लाइक द मिल्टन, थॉमस पेन, ड्यूक, J.S. Mill, Spencer, John Locke, Voltaire, Rousseau, and Mazzini, and help them imbibe the ideas of liberty, equality, fraternity, democracy, and the national freedom. ध्यान दीजिएगा, जो महान विचारक थे, बोल सकते हैं दार्शनिक लोग बात करें अगर हम, है ना, तो ये सारे लोग, जैसे जिनका नाम अभी मैंने बताया, यूरोपियन थिंकर्स में कुछ आपके सामने राइटर्स थिंकर्स थे, मिल्टन की बात कर ले, थॉमस पेन की बात कर ले, ब्रूक की बात कर ले, J.S. मिल की बात कर ले, स्पेंसर थे, जॉन लॉक थे, वोल्टायर, रूसो, मैजिनी, है ना। ये सब जो बेटा हमारे यहाँ एक नई विचार को जन्म दिए थे। बोल सकते हैं इनकी जो
लिटरेचर या फिर ये जो चीज़ें जो भी इनकी स्टोरीज थी, जो ड्रामास थे जिसको हम लोग पढ़ा करते थे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, उसमें इनकी विचारधारा को प्रस्तुत किया जाता था। इनकी विचारधारा क्या थी? वो लिबर्टी बेस्ड थी सर, वो इक्वलिटी बेस्ड थी, वो फ्रेटर्निटी बेस्ड थी सर, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड थी सर, वो और किन चीज़ों बेस्ड थी? तो अगर हम बात करते हैं सर, तो वो रिपब्लिक बेस्ड थी। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी आइडियाज़ पे वो बेस्ड थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक नई विचार का जन्म हुआ। और वो नया विचार जो है एक नया विचारधारा बन गया। वो कौन सा आइडियोलॉजी था बेटा? वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी रही। और आगे भी बात करेंगे हम, वो क्या था बच्चे जानेंगे। रोल ऑफ द प्रेस, अच्छा हाँ भाई, इसमें यह भी जानना है प्रेस का क्या इसमें योगदान था, तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे सर। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेस हेल्प स्प्रेड द मैसेज ऑफ द पेट्रोटिज्म एंड द मॉडर्न इकोनॉमिक, सोशल एंड द पॉलिटिकल आइडियाज एमंग द पीपल्स। अच्छा एक बात बताइएगा भैया, मान लो मैं एक लेखक हूं, ठीक है भाई, मैं एक लेखक हूं, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो कैसे पहुंचा पाऊंगा? अगर यहां पर कम्युनिकेशन व्यवस्था बहुत बेहतर ना हो तो हम कैसे? जैसे अभी आपको पता मन की बात करना होता है तो भैया मीडिया के माध्यम से आज मोदी जी कर लेते हैं नहीं भैया, मन की बात मोदी जी मीडिया के माध्यम से कर पा रहे हैं, प्रेस की आज़ादी है तभी तो कर पा रहे हैं। ये अगर हम अपोजिशन की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वो भी अपनी बातों को प्रेस के माध्यम से बड़ी आसानी से रख पा रहे हैं। अगर हम बात करें भैया हम अपने पर्सनली, तो आई डोंट थिंक सो कि उतना इन्फ्लुएंशियल तरीके से, इन्फ्लुएंसिव वे में नहीं, इफेक्टिव तरीके से वो नहीं वर्क कर सकता है। तो प्रेस एक बेहतर रोल अदा कर रहा था किन चीज़ों में? तो बताया क्या जा रहा है, वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सारी विचारधारा का या इन सारे विचार को बहुत ही तेजी से फैला सकता था या फैला पा रहा था लोगों के बीच। द इंडियन प्रेस प्लेड एंड द नोटेबल रोल इन द मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट एंड द प्रमोटिंग नेशनलिज्म। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं इंडियन प्रेस की, तो इंडियन प्रेस भैया ध्यान दीजिएगा, वह पब्लिक ओपिनियन को रखता था, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया, साथ ही साथ नेशनलिज्म को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे दिया सुनिएगा। डिस्पाइट द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, द पायनियर, द हिंदू, द मराठा केसरी, बॉम्बे समाचार, समाचार दर्पण एंड आंध्र प्रकाश शिक्षा बिकम अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द मिडिल क्लास। ध्यान दीजिएगा, अब ये जैसे आप बताइएगा, आप अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे या यूरोपियन रिवॉल्यूशन को ही पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, जैसे जो अभी एक क्लास 10th में मैंने एक चैप्टर देखा था, वो था प्रिंट कल्चर। तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि इसका क्या योगदान था प्रेस का, उससे मिडिल क्लास कैसे एजुकेटेड हुए, उससे लोगों के बीच में सारी जानकारी कैसे पहुंच पा रही थी, वो सारी चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाती, स्मूथली रन होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे। और हमें लगता है कि क्लास लंबी हो जाएगी, तो छोटा क्लास है, छोटे क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त पढ़ेंगे, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लोगों में शेयर करेंगे और पूरा वॉच करेंगे, ठीक है? हाँ, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।